आईपीएस मैडम सब्जी वाले का भेष बनाकर पुलिस नाके पर पहुंची। वहां दरोगा ने अवैध वसूली कर चालान कर दिया। फिर जो हुआ, उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से में बसा सूरजपुर गांव सुबह की पहली किरण के साथ ही जाग उठता था। खेतों में फैली ओस की बूंदें जब सूरज की रोशनी से चमकती थी तो ऐसा लगता था मानो धरती ने चांदी की चादर ओढ़ रखी हो। गांव के बाहर बने कच्चे रास्तों पर दूध वालों की साइकिलें दौड़ने लगती थी। कहीं बैलगाड़ी पर हरा चारा लदा होता तो कहीं किसान अपनी सब्जियों की टोकरियां मंडी पहुंचाने की तैयारी में लगे होते। इसी गांव में एक छोटा सा घर था। न पक्की हवेली, न ऊंची दीवारें, बस ईंटों और मेहनत से बना एक साधारण घर। उसी घर में रहती थी मीरा राठौर। जब वह छोटी थी तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही लड़की पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था संभालेगी। मीरा के पिता रामवीर राठौर पुलिस के विभाग में कांस्टेबल थे। उनकी तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गांव में उनकी इज्जत बहुत बड़ी थी। वजह थी उनकी ईमानदारी। लोग कहते थे कि रामवीर राठौर भूखे रह सकते हैं, लेकिन गलत पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। मीरा जब 8 साल की थी तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा था, पिताजी, लोग आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं? रामवीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, सम्मान पैसे से नहीं मिलता, सम्मान चरित्र से मिलता है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आदमी की पहचान उसके कर्मों से बनती है। उस दिन मीरा ने शायद पूरी बात समझी ही नहीं थी, लेकिन वही शब्द उसके जीवन की नींव बनने वाले थे। रामवीर की पोस्टिंग अक्सर अलग अलग थानों में होती रहती थी। कभी वह शहर में होते, कभी किसी कस्बे में, लेकिन जहाँ भी जाते एक बात नहीं बदलती थी, उनका सीधा स्वभाव। कई बार दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें समझाते थे कि दुनिया बदल गई है, ईमानदारी से घर नहीं चलता, लेकिन रामवीर हर बार यही कहते कि गलत कमाई से भरा घर भी भीतर से खाली होता है। समय बीतता गया, मीरा बड़ी होती गई। स्कूल में हमेशा वह अव्वल आती थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। उसकी माँ सरोज देवी अक्सर कहती थी कि उनकी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। एक रात ऐसी आई जिसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। बरसात का मौसम था, तेज बारिश हो रही थी। रामवीर ड्यूटी पर गए हुए थे। रात लगभग 11 बजे गांव में एक जीप आकर रुकी। कुछ पुलिसकर्मी घर के बाहर उतरे। उनकी आंखों में उदासी थी। सरोज देवी का दिल अचानक घबरा गया। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, बहन जी, रामवीर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सुनते ही सरोज देवी के हाथ से लोटा गिर गया। मीरा उस समय 14 साल की थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बाद में पता चला कि अपराधियों का पीछा करते हुए सड़क दुर्घटना में रामवीर की मौत हो गई थी। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ आई। अंतिम संस्कार के दिन हजारों लोग पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि सूरजपुर ने एक सच्चा आदमी खो दिया। लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी मीरा। उसने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर मन ही मन एक वादा किया था कि वह उनकी ईमानदारी को कभी मरने नहीं देगी। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी। जो तनख्वाह घर चलाती थी वह बंद हो गई। कुछ सरकारी मदद मिली, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि मीरा पढ़ाई छोड़ दे और कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन सरोज देवी ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी पढ़ेगी और जितना पढ़ना चाहेगी उतना पढ़ेगी, इसके लिए चाहे उन्हें दूसरों के घरों में काम ही क्यों न करना पड़े। मीरा ने भी हार नहीं मानी। दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई। कई बार बिजली चली जाती तो वह लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ती। गर्मियों में पसीना बहता रहता, लेकिन उसकी आंखें किताबों से नहीं हटती थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि गरीब की बेटी अफसर बनने के सपने देख रही है। लेकिन मीरा के भीतर एक आग थी। वह हर ताने को अपनी ताकत बना लेती थी। इंटरमीडिएट में उसने जिले में टॉप किया। फिर शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। वहां पहली बार उसने यूपीएससी का नाम सुना। जब उसे पता चला कि आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यह परीक्षा देनी होती है, तो उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितने भी मुश्किल आ जाए, वह आईपीएस बनकर रहेगी। कॉलेज के दिनों में उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में अपनी तैयारी। कई बार ऐसा होता
कि वह सिर्फ 4 घंटे सोती, लेकिन उसका लक्ष्य इतना बड़ा था कि थकान भी उसके सामने छोटी पड़ जाती। वर्षों की मेहनत के बाद वह दिन भी आया जब यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ। पूरे गांव की निगाहें इंटरनेट कैफे पर लगी थी। जैसे ही परिणाम खुला, मीरा का नाम सूची में दिखाई दिया। वह सिर्फ पास नहीं हुई थी, उसने शानदार रैंक हासिल की थी। उस दिन सूरजपुर गांव में ऐसा जश्न मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, ढोल बज रहे थे। सरोज देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ साल बाद मीरा राठौर आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। उसकी पहली बड़ी पोस्टिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिले में हुई। जिले में पहुंचते ही उसने काम करना शुरू कर दिया। वह उन अधिकारियों में से नहीं थी जो सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर फाइलें देखती थी। वह अचानक थानों का निरीक्षण करती, रात में पेट्रोलिंग पर निकल जाती और आम लोगों से सीधे बात करती। शुरू में कई पुलिसकर्मी उससे प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोग परेशान भी हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि अब पुराने तरीके से काम करना मुश्किल होगा। एक दिन जिला मुख्यालय में जन सुनवाई चल रही थी। दर्जनों लोग अपनी शिकायत लेकर आए थे। तभी एक बूढ़ा किसान कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर धूप और मेहनत की गहरी लकीरें थी। उसने कहा, मैडम, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। मीरा ने उसे बैठाया और पूरी बात पूछी। किसान ने बताया कि जिले की सीमा पर बने पुलिस नाकों पर ट्रैक्टर, पिकअप, दूध की गाड़ियां और सब्जी वाले वाहन घंटों तक रोके जाते हैं। पैसे दिए बिना उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। जो लोग गरीब किसान पैसे नहीं दे पाते, उनकी गाड़ियां का चालान कर दिया जाता है और कई बार दूध खराब हो जाता है, फल सड़ जाते हैं। सब्जी मंडिया तक पहुंचाने से पहले सब्जियां खराब हो जाती है। किसान रोते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मीरा ने ध्यान से पूरी बात सुनी। यह पहली शिकायत नहीं थी। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी कई शिकायतें उसके पास आ चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज पहली बार कोई किसान सामने बैठकर रो रहा था। उसने अपने फटे हुए हाथ दिखाते हुए कहा, मैडम, फसल उगाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन वहाँ बैठे लोग 5 मिनट में सब बर्बाद कर देते हैं। मीरा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने तुरंत संबंधित अधिकारियों से सपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आई तो उसमें सब कुछ सामान्य दिखाया गया। कहीं कोई अवैध वसूली नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं। कागजों पर सब कुछ साफ था, लेकिन मीरा को अनुभव से पता था कि जब जमीन की हकीकत और फाइल की कहानी अलग हो तो कहीं न कहीं कुछ सबूत बड़ा छिपा होता है। अगले कुछ दिनों में उसने अलग अलग गांवों के लोगों से गुप्त रूप से बात की। हर जगह से एक जैसी बातें सामने आने लगी। किसानों का नुकसान, ट्रकों से वसूली, दूध वालों की परेशानियां, सब्जी व्यापारियों की शिकायतें, लेकिन कोई भी खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं था। वजह थी डर। लोग कहते थे कि जिसके खिलाफ शिकायत है वह बहुत ताकतवर आदमी है। उसका नाम सुनकर कई लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। कुछ लोग सिर्फ इतना कहते, मैडम, उसके ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है। यह बात सुनकर मीरा की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर ऐसा कौन था जिसका नाम लेने से लोग डर रहे हैं। उसी रात वह अपने सरकारी आवास के बरामदे में बैठी थी। सामने पिता रामवीर राठौर की तस्वीर रखी थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, लगता है इस जिले में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हवा का एक झोंका आया और तस्वीर के पास रखा कागज हिलने लगा। मीरा कुछ क्षण चुप रही, फिर उसकी आंखों में वही दृढ़ता लौट आई जो वर्षों पहले लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाली लड़की की आंखों में हुआ करती थी। उसने उसी समय निर्णय ले लिया कि इस मामले की जांच किसी और भरोसे से नहीं छोड़ी जाएगी। वह खुद मैदान में उतरेगी। अगले दिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की गोपनीय सूची मंगाई। कई नामों पर नजर दौड़ाने के बाद उसकी उंगली 2 नामों पर जाकर रुकी। पहला था इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान और दूसरी महिला कांस्टेबल पुलिस काजल यादव। दोनों की ईमानदारी और साहस की चर्चा पूरे विभाग में थी। मीरा ने उन्हें तुरंत बुलाने का आदेश दिया। शाम होते होते दोनों उसके सामने बैठे थे। कमरे का दरवाजा बंद था। बाहर किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या चर्चा होने वाली है। मीरा ने मेज पर किसानों की शिकायतों से भरी फाइल रखी और बोली, मुझे लगता है यह सिर्फ अवैध वसूली का मामला नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ बड़ा छिपा है और इसे पकड़ने के लिए हमें वर्दी उतारनी होगी। अर्जुन और काजल ने एक दूसरे की तरफ देखा। मीरा आगे बोली, अब जांच फाइलों से नहीं होगी,
अब जांच सड़क पर होगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अर्जुन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैडम लगता है इस बार शिकार बड़ा है। मीरा ने जवाब दिया, और शिकार जितना बड़ा होता है उसे पकड़ने के लिए उतना ही धैर्य चाहिए। उसी क्षण एक गुप्त अभियान की नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जाल को वे पकड़ने जा रहे हैं उसकी डोर सिर्फ एक दरोगा तक नहीं बल्कि सत्ता से के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंची। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले जिले के पुलिस मुख्यालय के एक पुराने रिकॉर्ड रूम में हलचल शुरू हो चुकी थी। वह जगह वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ किसी का आना जाना भी नहीं था। मीरा राठौर ने जानबूझकर इसी जगह को चुना था ताकि उनके गुप्त ऑपरेशन की भनक किसी को ना लग सके। कमरे के अंदर एक बड़ी मेज पर जिले का नक्शा फैला हुआ था। अलग अलग रंगों के निशान बने हुए थे। कहीं मंडियां चिन्हित थी, कहीं हाईवे, कहीं गांव और कहीं वे पुलिस नाके जिनके बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान नक्शे पर झुककर कुछ नोट्स बना रहा था, जबकि महिला कांस्टेबल काजल यादव अलग अलग गांवों से जुटाई गई सूचनाओं को क्रम में लगा रही थी। मीरा कुछ देर तक सब देख रही, फिर बोली, हमें यह मानकर चलना होगा कि विभाग के अंदर भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, इसलिए इस ऑपरेशन के बारे में हम 3 लोगों के अलावा किसी और को कुछ पता नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैडम, अगर शिकायतें सही है तो मामला सिर्फ एक नाके तक सीमित नहीं होगा। मीरा बोली, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमें शुरुआत नीचे से करनी होगी। पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा। अगले 2 दिनों तक तीनों ने अपनी पहचान पूरी तरह बदलने की कोशिश की। अर्जुन को एक साधारण फल व्यापारी का रूप दिया गया। दाढ़ी बढ़ाई गई, पुराने कपड़े पहनाए गए और एक पुराना पिकअप वाहन उसके नाम पर दिखाया गया। काजल को गांव की एक मजदूर महिला का रूप दिया गया जो सब्जियां बेचने का काम करती थी। वहीं मीरा ने सबसे कठिन भूमिका चुनी। वह खुद एक सब्जी बेचने वाली महिला की भेष में जाने वाली थी। उसके चमकदार व्यक्तित्व और अधिकारी जैसे चाल को छिपाना आसान नहीं था, लेकिन कई दिनों की तैयारी के बाद वह खुद को इतना बदल चुकी थी कि पहली नजर में कोई पहचान ही नहीं सकता था। कुछ दिन बाद एक सुबह सूरजपुर और उसके आसपास के गांवों में एक छोटी सब्जी वाली महिला दिखाई देने लगी। अलग अलग किसानों से सब्जियां खरीदने के बहाने बातचीत करती थी। वह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। उसके साथ कभी कभी काजल भी दिखाई देती थी और थोड़ी दूरी पर अर्जुन नजर रखता रहता था। शुरुआत में लोग सामान्य बातें करते रहे, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा बनने लगा। एक दिन मीरा गांव भैरमपुर पहुंची। वहां चौपाल के पास कुछ बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे। वह उनके पास जाकर सब्जियों की कीमत पूछने लगी। तभी एक बुजुर्ग अचानक उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। कुछ क्षण बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अरे ये तो। तभी बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत उसका हाथ दबा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुप हो गए। मीरा समझ गई कि शायद उसकी पहचान का अंदाजा हो गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग अकेले उसके पास आया और बोला, मैडम डरिए मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मीरा कुछ पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। बुजुर्ग की आंखों में सम्मान था। उसने कहा, हम गरीब लोग हैं, लेकिन बेईमान नहीं है। आपने हमारे लिए इतना सोचा, अब हम आपका साथ देंगे। यह बात आग की तरह गांव में फैल गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने भी बाहर एक शब्द नहीं कहा। गांव वालों ने मानो एक मौन संकल्प ले लिया था। वे मीरा को पहचान चुके थे, लेकिन उसकी पहचान को बचाने लगे। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद पहली बार कोई अधिकारी सचमुच उनकी तकलीफ समझने आया है। आने वाले दिनों में मीरा गांव-गांव घूमकर जो देखा उसे उसके भीतर तक झकझोर कर दिया था। एक किसान ने उसे अपना खेत दिखाया जहां टमाटरों की फसल तैयार थी, लेकिन वह दुखी बैठा था। वजह पूछने पर उसने बताया कि पिछली बार मंडी पहुंचने में 6 घंटे की देरी हो गई, क्योंकि पुलिस नाके पर गाड़ी रोक ली गई थी। जब तक वह पहुंचा, आधे टमाटर खराब हो चुके थे। दूसरे किसान ने बताया कि उसका दूध से भरा वाहन 2 घंटे खड़ा रखा गया। गर्मी के मौसम में दूध खराब हो गया और पूरा नुकसान उसे उठाना पड़ा। एक बुजुर्ग किसान की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा, मैडम माफ करना बहन,
हम आपको पहचान गए हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, हमारे घर टूट रहे हैं। मीरा के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह उसे चेहरे पर नहीं आने देती थी। उसे पता था कि अभी भावनाओं का नहीं, बल्कि सबूतों का समय है। उधर दूसरी तरफ दरोगा विक्रम त्यागी अपने थाने में बैठा था। लगभग 40 वर्ष का लंबा चौड़ा आदमी, तेज आंखें, दबंग व्यक्तित्व और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास मानो पूरे जिले में उससे बड़ा कोई ना हो। उसके कमरे में हमेशा नेताओं, ठेकेदारों और दलालों की भीड़ लगी रहती थी। जिले के कई छोटे अधिकारी उससे डरते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि उसके ऊपर सीधे मंत्री देवेंद्र पाल सिंह का हाथ है। विक्रम सिर्फ भ्रष्ट नहीं था, बल्कि बेहद चालाक भी था। वह कभी खुद सामने आकर पैसे नहीं लेता था। उसके आदमी काम करते थे और वह पीछे बैठकर पूरा खेल चलाता था। एक शाम उसके पास खबर पहुंची कि कुछ नए लोग गांव में घूम रहे हैं और किसानों से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। विक्रम ने तुरंत अपने खास आदमी को बुलाया और बोला, नजर रखो, मुझे हर चेहरे की जानकारी चाहिए। उसकी आंखों में हल्की चिंता जरूर थी, लेकिन डर बिल्कुल नहीं था। उसे विश्वास था कि मंत्री का हाथ उसके सिर पर है, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर मीरा और अर्जुन काजल अब उस नाके पर पहुंचने की तैयारी कर चुके थे, जहां सबसे ज्यादा शिकायतें थी। यह नाका जिले की सीमा पर था। यहां से रोज सैकड़ों ट्रक, दूध के वाहन और सब्जियां की गाड़ियां गुजरती थी। अगले दिन सुबह मीरा ने अपनी सब्जियों की बड़ी गाड़ी तैयार की। काजल उसके साथ थी, जबकि अर्जुन दूसरी तरफ से आने वाला था, ताकि पूरी गतिविधि रिकॉर्ड कर सके। सूरज निकल चुका था, सड़क पर चहल पहल बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वे नाके के करीब पहुंचे, वहां का दृश्य साफ दिखाई देने लगा। कई वाहन लाइन में खड़े थे, कुछ ड्राइवर परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे, कुछ किसान बहस कर रहे थे। एक तरफ दूध का टैंकर खड़ा था, जिसका चालक बार बार घड़ी देख रहा था। हवा में बेचैनी थी। तभी एक सिपाही आगे आया और उसने हाथ उठाकर मीरा की गाड़ी रोक दी। कागज दिखाओ, उसने रुखाई से कहा। मीरा ने सामान्य ग्रामीण महिला की तरह जवाब दिया। सिपाही ने कागज देखे और फिर धीमी आवाज में बोला, चलो 500 रुपए निकालो। मीरा ने अनजान बनते हुए पूछा, किस बात के? सिपाही हंसा, बहुत सवाल पूछ रही है, यहाँ से गुजरना है तो नियम पता होना चाहिए। मीरा ने पैसे देने से मना कर दिया। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। दूसरे सिपाही भी आगे आ गए। काजल डरने का अभिनय कर रही थी। बहस बढ़ने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आगे आया। उसकी चाल में रौब था। लोग उसे देखते ही चुप हो गए। यह विक्रम त्यागी था। पहली बार मीरा और विक्रम आमने सामने थे। विक्रम ने मीरा को ऊपर से नीचे देखा और बोला, क्या समस्या है? सिपाही ने कहा, सर पैसे नहीं दे रही। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, फिर मीरा की ओर देखकर बोला, बहन, यहाँ नियम सबके लिए एक जैसे हैं। मीरा ने कहा, कौन सा नियम? कागज पूरे हैं। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। उसने फाइल उठाई और कुछ सेकंड देखने के बाद कहा, गाड़ी ओवरलोड है, चालान करो। मीरा समझ गई कि खेल शुरू हो चुका है। कुछ ही मिनटों में भारी रकम का फर्जी चालान बना दिया गया। आसपास खड़े किसान सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वे चुप थे। मीरा ने भी चुपचाप चालान ले लिया। विक्रम ने सोचा, एक साधारण सब्जी वाली डर कर चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस महिला को उसने अपमानित किया है, वह पूरे जिले की पुलिस प्रमुख है। जैसे ही मीरा वहां से आगे बढ़ी, अर्जुन ने दूर खड़े होकर पूरी घटना की रिकॉर्डिंग सुरक्षित कर ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नाके से निकलने के बाद एक बूढ़ा किसान भागता हुआ मीरा के पास आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाकर कहा, मैडम, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल रात में होता है। रात में लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। बूढ़े किसान की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहिएगा। विक्रम त्यागी बहुत खतरनाक आदमी है। उसे शक हो गया कि कोई उसके पीछे पड़ा है। यह सुनते ही मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरी तरफ उसी समय विक्रम अपने थाने लौट चुका था। उसने अपने आदमी बुलाकर कहा, उस सब्जी वाली और उसके साथ वाली औरत की पूरी जानकारी निकालो। मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। खेल अब दोनों तरफ से शुरू हो चुका था। एक तरफ थी आईपीएस मीरा राठौर और उसके साथी। दूसरी तरफ था विक्रम त्यागी और उसके पीछे खड़ी सत्ता की ताकत।
लेकिन आने वाले दिनों में जो खुलासे होने वाले थे, वे इस लड़ाई को सिर्फ एक नाके की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे जिले के सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांड में बदलने वाले थे। नाके पर हुए उस घटनाक्रम के बाद जिले की हवा बदलने लगी थी। हालांकि आम लोगों को अभी इसका अंदाजा नहीं था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा था। ट्रक चल रहे थे, किसान मंडियों की ओर जा रहे थे, पुलिस नाके पर वाहनों की जांच हो रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें एक तरफ भ्रष्टाचार का वर्षों पुराना साम्राज्य था और दूसरी तरफ 3 लोगों की छोटी लेकिन ईमानदार टीम। उसी तरह मीरा, अर्जुन और काजल एक पुराने सरकारी विश्राम गृह में मिले। यह जगह जिले के सबसे लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। यहाँ शायद ही कोई आता होगा। अर्जुन ने लैपटॉप खोलकर दिन भर की रिकॉर्डिंग दिखाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि बिना किसी अवैध कारण के वाहनों को रोका जा रहा था, लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे और पैसे ना देने वालों को परेशान किया जा रहा था। लेकिन मीरा की नजर सिर्फ वीडियो पर नहीं थी। वह उस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी कि इस पूरे खेल के पीछे क्या छिपा है। उसने धीरे से कहा, एक बात समझ नहीं आ रही, अगर यह सिर्फ विक्रम का खेल होता तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनता। कहीं ना कहीं ऊपर तक कोई और बैठा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैडम, मैंने भी यही सोचा है। रोज इतनी बड़ी रकम इकट्ठा हो रही है। यह पैसा अकेले एक दरोगा तक सीमित नहीं रह सकता। काजल ने अपनी डायरी खोली और बोली, गांव वालों से बात करने पर एक और बात सामने आई है। सिर्फ यही नाका नहीं, जिले की सीमा के 3 और नाकों पर भी यही खेल चल रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा की आंखें सिकुड़ गई। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। यह कोई छोटी मोटी वसूली नहीं थी, यह एक संगठित नेटवर्क था। अगले कुछ दिनों में टीम ने अपनी जांच और गहरी कर दी। अर्जुन एक फल व्यापारी बनकर अलग अलग मंडियों में घूमने लगा। काजल मजदूर महिलाओं के बीच बैठकर बातें करती और मीरा कभी सब्जी वाली तो कभी दूध खरीदने वाली महिला बनकर गांव में पहुंच जाती। धीरे धीरे लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया कि वे खुलकर बातें करने लगे। एक दिन एक किसान ने मीरा को अपने घर बुलाया। घर की हालत देखकर साफ पता चलता था कि परिवार आर्थिक संकट में है। किसान की पत्नी ने पुराने गिलास में पानी लाकर दिया। फिर किसान अंदर गया और एक फाइल लेकर आया। फाइल में कई चालानों की प्रतियां थी। उसने कहा, मैडम ये देखिए, पिछले 2 साल में सिर्फ मुझसे ही 50,000 से ज्यादा रुपए ले लिए गए हैं। मीरा ने कागज देखे। अधिकांश चालानों में अजीब अजीब कारण लिखे थे। कहीं ओवरलोडिंग, कहीं दस्तावेजों में कमी, कहीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, लेकिन हर बार रकम असामान्य थी। किसान बोला, अगर पैसे दे दो तो चालान नहीं होता, अगर पैसे ना दो तो चालान तैयार रहता है। तभी किसान का बेटा अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 12 साल होगी। उसने मासूमियत से कहा, पिताजी, क्या आप पुलिस वाले हमारा ट्रक नहीं रोकेंगे? यह सवाल सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मीरा ने बच्चे की ओर देखा और उसके भीतर कुछ टूट सा गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे अपने पिता रामवीर राठौर याद आ गए, जो वर्दी को सम्मान का प्रतीक मानते थे और यहाँ कुछ लोग उसी वर्दी को डर का प्रतीक बना रहे थे। उस रात मीरा देर तक सो नहीं सकी। उसने पिता की तस्वीर सामने रखी और काफी देर तक उसे देखती रही। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसके पिता ने रिश्वत देने आए एक आदमी को बाहर निकाल दिया था। उस समय घर की हालत खराब थी, पैसों की जरूरत थी, लेकिन रामवीर ने कहा था कि गरीबी आदमी को छोटा नहीं बनाती, बेईमान बनाती है। वही शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। उधर दूसरी तरफ विक्रम त्यागी भी खाली नहीं बैठा था। उसके आदमी लगातार जानकारी जुटा रहे थे। एक शाम उसके खास मुखबिर ने आकर बताया, सर, गाँव में कुछ लोग किसानों से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और अजीब बात यह है कि किसान भी अब पहले जितने डरे हुए नहीं लगते। विक्रम की आंखों में शक और गहरा हो गया। उसने सिगरेट का लंबा कश लिया और बोला, कोई ना कोई खेल जरूर चल रहा है। फिर उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर आदेश दिया, हर गांव में नजर रखो, जो भी नया चेहरा दिखाई दे उसकी खबर मुझे चाहिए। विक्रम को अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि वह जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है वह उसी जिले की एसपी है, लेकिन उसका अनुभव उसे बता रहा था कि कोई बड़ा खतरा उसके करीब आ रहा है। अगले सप्ताह जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने मीरा को चौंका दिया। अर्जुन ने कई ट्रांसपोर्टर से गुप्त रूप में मुलाकात की। उनमें से एक
ने शर्त रखी कि उसका नाम कभी सामने नहीं आना चाहिए। उसने बताया कि हर महीने एक निश्चित रकम अलग अलग नाकों से इकट्ठी की जाती है। फिर यह पैसा कई हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर पर रुकता है, कुछ ऊपर जाता है। जब अर्जुन ने पूछा कि ऊपर कौन है, तो ट्रांसपोर्टर डर गया। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, साहब, यह नाम लेने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। अर्जुन ने बहुत समझाया, तब जाकर उसने एक नाम लिया। वह नाम था मंत्री देवेंद्र पाल सिंह। यह सुनते ही अर्जुन समझ गया कि मामला कितना बड़ा है। उसी रात जब उसने यह जानकारी मीरा को दी, तो वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अब समझ आया कि इतने लोग डर क्यों रहे हैं। लेकिन उसने तुरंत फैसला भी कर लिया, अगर मंत्री शामिल है तो और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे सबूत चाहिए जो अदालत में भी टिके और जिनसे कोई बच ना सके। इसके बाद ऑपरेशन और ज्यादा खतरनाक हो गया। टीम ने अलग अलग नाकों की निगरानी शुरू कर दी। रात के समय गुप्त कैमरे लगाए गए। कई वीडियो सामने आए जिनमें साफ दिख रहा था कि ट्रकों से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। कुछ जगह तो बकायदा रेट तय थे। फल वाले ट्रक का अलग रेट, दूध वाले वाहन का अलग रेट, पशु ले जाने वाले ट्रकों का अलग रेट। यह देखकर मीरा को समझ आ गया कि यह कोई बेतरतीब भ्रष्टाचारी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था बन चुकी है। इसी दौरान गांव वालों का सहयोग भी बढ़ता गया। कई किसान रात में चुपचाप आकर जानकारी देने लगे। कोई वीडियो लाता तो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई रसीदें। एक बूढ़े प्रधान ने तो यहाँ तक कहा, मैडम, अगर जरूरत पड़ी तो पूरा गांव आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन जितना नेटवर्क का सच सामने आ रहा था, उतना ही खतरा और बढ़ रहा था। एक रात अर्जुन अपनी गाड़ी से लौट रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि एक काली एसयूवी लगातार उसका पीछा कर रही है। उसने कई मोड़ बदले, लेकिन गाड़ी पीछे बनी रही। आखिरकार उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। दूसरी गाड़ी भी रुक गई। कुछ लोग उतरे और दूर से उसे घूरने लगे। अर्जुन समझ गया कि संदेश दिया जा रहा है। वे लोग कुछ बोले बिना लौट गए, लेकिन उनका मकसद साफ था। वे दिखाना चाहते थे कि अब वे भी नजर रख रहे हैं। अगले दिन अर्जुन ने यह बात मीरा को बताई। मीरा कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, मतलब उन्हें शक हो चुका है। काजल ने कहा, मैडम, अगर उन्हें हमारी पहचान तक पहुंचने की कोशिश कर दी, तो मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। लेकिन उसी शाम एक और घटना हुई जिसने स्थिति और गंभीर बना दी। विक्रम के आदमी ने गांव भैरमपुर में मीरा को देख लिया। वह पूरी तरह अस्वस्थ तो नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यह साधारण सब्जी वाली बाकी लोगों जैसी नहीं है। उसने तुरंत विक्रम को खबर दी। विक्रम ने ध्यान से सारी बातें सुनी और फिर कुर्सी पर झुक गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। लगता है कोई बहुत चालाक खिलाड़ी मैदान में उतरा है, उसने कहा। फिर उसने आदेश दिया, उस औरत पर नजर रखो। मुझे उसकी हर गतिविधि की जानकारी चाहिए। उधर मीरा को अभी यह नहीं पता था कि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन उसी समय उसके हाथ एक ऐसा सुराग लगने वाला था जो नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सकता था। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने गुप्त रूप से मिलने की इच्छा जताई। उसने दावा किया था कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो करोड़ों रुपए की अवैध वसूली का पूरा हिसाब खोल सकते हैं। अगर उसकी बात सच निकली तो सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि कई बड़े नेता और अधिकारी भी फंस सकते हैं। लेकिन यह मुलाकात जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि दूसरी तरफ विक्रम और उसके संरक्षक भी अब पूरी ताकत से यह पता लगाने में जुट चुके थे कि आखिर वह कौन है जिसने उनके वर्षों पुराने साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की है। और आने वाले दिनों में यह टकराव इतना खतरनाक रूप लेने वाला था कि पहली बार मीरा अपनी सुरक्षा भी दांव पर लगने वाली थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी थी, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा था कि मीरा राठौर ने सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा को नहीं, बल्कि पूरे एक ऐसे तंत्र को चुनौती दे दी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। अब मामला कुछ हजार या कुछ लाख रुपए की अवैध वसूली का नहीं रह गया था। करोड़ों रुपए हर महीने अलग अलग रास्तों से घूम रहे थे और उस पैसे के सहारे कई लोगों की ताकत, राजनीति और प्रभाव कायम था। ऐसे में यह उम्मीद करना कि वे लोग चुपचाप बैठकर सब कुछ देखते रहेंगे संभव नहीं था। उधर जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने
गुप्त मुलाकात का संदेश भेजा था, उससे मिलने की तैयारी शुरू हो गई थी। उसका नाम था नरेश चौधरी। उम्र लगभग 35 वर्ष। कई वर्षों तक उसने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में काम किया था और अंदर की कई बातों से परिचित था। उसने संदेश भिजवाया था कि उसके पास ऐसी डायरी, रसीदें और डिजिटल रिकॉर्ड है जिनमें कई वर्षों की वसूली का पूरा हिसाब दर्ज है। लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मीरा ने फैसला किया कि उससे मिलने वह खुद नहीं जाएगी, पहले अर्जुन को भेजा जाएगा। रात को लगभग 9 बजे अर्जुन एक पुराने गोदाम के पास पहुंचा, जहां मुलाकात तय हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ मिनट बाद एक दुबला पतला आदमी छाया से निकलकर सामने आया। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई इसका पीछा कर रहा हो। यही नरेश था। उसने बिना समय गवाए एक बैग अर्जुन को थमा दिया और बोला, साहब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं बच गया तो फिर मिलूंगा, नहीं बचा तो समझ लीजिए जो कुछ चाहिए वह इसमें है। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नरेश तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। जब बैग खोला गया तो उसके अंदर जो था उसने पूरी टीम को हिला दिया। दर्जनों फाइलें, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड, नामों की सूचियां, तारीख और रकम। कई जगह कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह नेटवर्क वर्षों से चल रहा था और इसकी कमाई करोड़ों में थी। कुछ दस्तावेजों में ऐसे नाम भी दिखाई दे रहे थे जिन्हें देखकर अर्जुन और काजल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनमें स्थानीय नेताओं के नाम भी थे, कुछ ठेकेदारों के नाम थे। कई जगह ऐसे संकेत थे जो सीधे मंत्री देवेंद्र पाल सिंह तक पहुंचते थे। मीरा देर तक दस्तावेजों का अध्ययन करती रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें समझ आ गया है कि वे लोग इतने निडर क्यों हैं। लेकिन इसी के साथ खतरा भी कई गुना बढ़ गया था, क्योंकि अब अगर यह सबूत साबित होते तो यह सिर्फ एक दरोगा नहीं बल्कि पूरा राजनीतिक गठजोड़ खतरे में पड़ जाता। दूसरी तरफ मंत्री देवेंद्र पाल सिंह को अब कुछ संकेत मिलने लगे थे। उनके खास लोगों ने बताया कि जिले में कोई बड़ी जांच चल रही है और कुछ संवेदनशील दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। मंत्री वर्षों से राजनीति में था, वह अनुभव से समझ गया कि यह कोई सामान्य शिकायत नहीं है। उसी रात उसने विक्रम त्यागी को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। विशाल बैठक में सिर्फ दोनों मौजूद थे। मंत्री ने सीधे पूछा, सच सच बताओ, मामला कितना बड़ा है? विक्रम ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, सर कुछ लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। मंत्री ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे यह मत बताओ कि साबित क्या हुआ है, यह बताओ कि खतरा कितना है। कुछ पल की चुप्पी के बाद विक्रम बोला, अगर कुछ रिकॉर्ड बाहर निकल गए तो मुश्किल हो सकती है। यह सुनते ही मंत्री का चेहरा सख्त हो गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो भी करना पड़े करो, लेकिन मामला यहीं खत्म होना चाहिए। अगले ही दिन से दबाव की राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले मीरा के खिलाफ गुमनाम शिकायतें भेजी गई। आरोप लगाए गए कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। फिर कुछ स्थानीय खबरों में खबरें छपने लगी कि जिले की पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है और अपराध बढ़ रहे हैं। कई खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत थी, लेकिन उनका मकसद साफ था, मीरा की छवि खराब करना। काजल ने जब यह खबरें देखी तो गुस्से में बोली, मैडम ये लोग डर गए हैं। मीरा शांत स्वर में बोली, डर गए हैं इसलिए हमला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम सही दिशा में हैं। कुछ दिन बाद दबाव और बढ़ गया। एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया। उसने बहुत विनम्र भाषा में कहा, इस जांच को थोड़ा धीमे कर देना चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है। मीरा ने बिना बहस किए सिर्फ इतना कहा, सर मैं कानून के अनुसार काम कर रही हूँ। फोन कट गया, लेकिन संदेश साफ था। ऊपर तक हलचल शुरू हो चुकी थी। उधर अर्जुन लगातार सबूत जुटाने में लगा हुआ था। एक रात वह गांव से लौट रहा था, जहां उसे एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मिले। सड़क सुनसान थी, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसने गाड़ी साइड की, लेकिन ट्रक भी उसी दिशा में मुड़ गया। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। अर्जुन की गाड़ी सड़क से नीचे जा गिरी। चारों तरफ धूल उड़ गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ धुंधला था। अर्जुन घायल हो चुका था, लेकिन उसकी समझदारी ने उसकी जान बचा ली। उसने तुरंत गाड़ी से निकलकर खेत की ओर दौड़ लगा दी। ट्रक कुछ दूरी पर रुका
उनमें से कुछ लोग उतरे, कुछ इधर उधर देखने लगे, लेकिन अर्जुन अंधेरे का फायदा उठाकर निकल चुका था। देर रात जब वह घायल अवस्था में मीरा के पास पहुंचा, तो काजल उसे देखकर घबरा गई। मीरा ने उसके सिर पर लगी चोट देखी और तुरंत इलाज की व्यवस्था करवाई। अर्जुन ने पूरी घटना बताई। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने धीमी आवाज लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं रही, अब वे लोग जान लेने पर उतर आए हैं। इसके बावजूद किसी ने पीछे हटने की बात नहीं कही, बल्कि उसी रात तीनों ने फैसला किया कि अब जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होगी। कुछ दिनों बाद काजल के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लिफाफा छोड़कर चला गया। लिफाफे के अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार का ख्याल रखो। काजल कुछ पल तक उस कागज को देखती रही, फिर उसने उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब उसने यह बात मीरा को बताई, तो मीरा ने पूछा, डर तो नहीं लग रहा? काजल मुस्कुराई और बोली, मैडम, अगर डरना होता तो पुलिस में भर्ती ही नहीं होती। लेकिन मीरा जानती थी अब टीम का हर सदस्य निशाने पर है। इसी बीच सबसे बड़ा मोड़ आया। नरेश चौधरी ने दोबारा संपर्क किया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा डरी हुई थी। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ दस्तावेज ही नहीं, बल्कि एक वीडियो भी है। ऐसा वीडियो जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग वसूली के पैसे के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। अगर यह वीडियो सामने आ गया तो पूरा खेल खत्म हो सकता है। लेकिन नरेश को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मिलने के लिए एक नई जगह तय की और कहा कि इस बार देर नहीं होनी चाहिए। मीरा ने फैसला किया कि वह खुद जाएगी। अगले दिन शाम को वह अर्जुन और काजल तय स्थान की ओर निकले। यह जगह जिले की सीमा से लगे एक पुराने ईंट भट्टे के पास थी। मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ मिनट बाद दूर से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। वह नरेश था। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वह हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़े हुए था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने हांफते हुए कहा, मैडम, वे लोग पीछे हैं। और तभी दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। कुछ हेडलाइटें तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। काजल ने नरेश को पीछे किया। मीरा ने सामने देखा। धूल उड़ाते हुए कई वाहन उनकी ओर आ रहे थे। यह साफ था कि किसी को इस मुलाकात की जानकारी मिल चुकी थी। अब सवाल सिर्फ सबूत बचाने का नहीं था, बल्कि उन सबकी जान बचाने का भी था। और नरेश के हाथ में जो बैग था, उसमें शायद वही वीडियो मौजूद था जो पूरे भ्रष्ट साम्राज्य को गिरा सकता था। लेकिन क्या वे उस वीडियो को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या मंत्री और विक्रम के लोग उन्हें पकड़ लेंगे? या फिर पहली बार इतने बड़े सबूत के सामने पूरा खेल पलट जाएगा? इसका जवाब अब आने वाले अंतिम भाग में मिलने वाला था, जहां ये लड़ाई अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। ईंट भट्टे के उस सुनसान इलाके में हवा की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और दूर से आती गाड़ियों की हेडलाइटें अंधेरे में चीरती हुई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। नरेश चौधरी कांप रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा बैग शायद उन करोड़ों रुपए के भ्रष्ट साम्राज्य को गिराने की चाबी था, जिसके सहारे वर्षों से किसानों, व्यापारियों, दूध विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टरों को लूटा जा रहा था। अर्जुन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। उसने नरेश को अपनी गाड़ी के पीछे कर दिया और आसपास का जायजा लेने लगा। दूसरी तरफ मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह जानती थी कि आज जो होने वाला है, उसके बाद तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, या फिर उनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। कुछ ही सेकंड में 3 एसयूवी वहां आकर रुकी। उनमें से कई लोग बाहर निकले। उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। वे सीधे नरेश की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अंधेरे में छिपी पुलिस की एक विशेष टीम सक्रिय हो गई। दरअसल मीरा पहले से ही यह अंदाजा लगा चुकी थी कि नरेश का पीछा किया जा सकता है, इसलिए उसने बिना किसी को बताए एक गुप्त बैकअप टीम वहां तैनात कर दी थी। अगले ही पल चारों तरफ हलचल मच गई। हमलावरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही मिनटों में कई लोग पकड़ लिए गए।
जब कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जब पकड़े गए, पुलिस से पूछताछ हुई तो उनमें से दो सीधे विक्रम त्यागी के खास आदमी निकले। अब यह साफ हो चुका था कि नरेश सच बोल रहा था और उसके पास मौजूद सबूतों से विक्रम बुरी तरह डर चुका था। उसी रात सुरक्षित स्थान पर बैग खोला गया। उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव, कुछ पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज थे। तकनीकी टीम को तुरंत बुलाया गया। जैसे जैसे फाइलें खुलती गई, कमरे का माहौल बदलता गया। वीडियो में कई चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। अलग अलग बैठकों की रिकॉर्डिंग थी। नगद पैसों के बंडल दिखाई दे रहे थे। वसूली के हिसाब किताब पर चर्चा हो रही थी। कई बार विक्रम खुद रकम के बंटवारे की बात कर रहा था। कुछ वीडियो में स्थानीय नेताओं के चेहरे भी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक वीडियो में मंत्री देवेंद्र पाल सिंह का निजी प्रतिनिधि बड़ी रकम के वितरण को लेकर निर्देश देता हुआ दिखाई दिया। अब पहली बार सबूत सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि कैमरे में कैद सच्चाई थे। मीरा ने पूरी रात एक एक रिकॉर्डिंग देखी। सुबह होने तक उसे समझ आ गया था कि अब समय आ गया है। उसने उसी समय ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन काला नाका। यह सिर्फ एक छापा नहीं होने वाला था, यह पूरे नेटवर्क पर एक साथ हमला था। अगले 3 दिनों तक बेहद गोपनीय तैयारियां की गई। जिले के बाहर से विश्वसनीय अधिकारियों को बुलाया गया, विशेष टीमें बनाई गई, कोर्ट से आवश्यक अनुमति ली गई, वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित किए गए। जिन अधिकारियों पर शक था उन्हें अंधेरे में रखा गया। यहाँ तक कि जिले के अधिकांश पुलिस कर्मियों को भी आखिरी समय तक कुछ पता नहीं था। उधर विक्रम त्यागी बेचैन होने लगा था। उसके मुखबिर बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। उसने मंत्री को संपर्क करने की कोशिश की। मंत्री ने उसे आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। राजधानी तक कुछ खबरें पहुंच चुकी थी। ऊपर बैठे लोग भी समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। आखिर वह सुबह आ ही गई। सूरज निकलने से पहले जिले के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की कई टीमें सक्रिय हो चुकी थी। ठीक 5 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। एक साथ कई नाकों, गोदामों और संदिग्ध ठिकानों पर छापे पड़े। कुछ लोग सोते हुए पकड़े गए। कई जगह नकदी बरामद हुई। कई कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए। सबसे बड़ा छापा विक्रम त्यागी के सरकारी आवास और उसके फार्म हाउस पर पड़ा। जब पुलिस वहां पहुंची तो विक्रम को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फोन उठाकर कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। जिन नेताओं के नाम वह लेता था वे फोन उठाने से बच रहे थे। कुछ ही घंटों में समाचार चैनलों पर खबरें चलने लगी। जिले में करोड़ों की अवैध वसूली का खुलासा हुआ। पुलिस और नेताओं के गठजोड़ पर बड़ी कार्रवाई। किसानों से वर्षों तक की गई लूट का पर्दाफाश। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। मंत्री देवेंद्र पाल सिंह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। कैमरे के सामने उसने कहा कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और कानून अपना काम करेगा। मीरा ने टीवी पर यह बयान देखा और हल्की मुस्कान आई। वह जानती थी कि जब तक सबूत नहीं थे तब तक वही लोग विक्रम की ढाल बने हुए थे, और अब जब सबूत सामने आ चुके थे तो सब अपने हाथ झाड़ रहे थे। अगले कुछ दिनों में जांच और आगे बढ़ी। बैंक खातों की पड़ताल हुई, फोन रिकॉर्ड निकाले गए, कई गिरफ्तार लोगों ने बयान दिए। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पता चला कि वर्षों से किसानों, दूध विक्रेताओं, सब्जी व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से करोड़ों रुपए वसूले गए हैं। यह पैसा कई स्तरों पर बांटा जाता था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। पूछताछ के दौरान एक आरोपी टूट गया। उसने एक ऐसे नाम का खुलासा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। असली मास्टरमाइंड सिर्फ विक्रम या कुछ नेता नहीं थे। इस पूरे नेटवर्क का संचालन पर्दे के पीछे बैठा एक बड़ा कारोबारी कर रहा था, जिसका नाम महेंद्र सिंघानिया था। वह कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज और मंडी ठेकों पर नियंत्रण रखता था। उसका फायदा इसी में था कि छोटे किसान कमजोर बने रहे और बाजार पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा रहे। नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उसने वर्षों तक यह तंत्र चलाया था। जब महेंद्र के खिलाफ सबूत जुटे तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई। यह खबर पूरे प्रदेश में सनसनी
कहानी बन गई। अदालत में जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एक एक करके सबूत पेश किए गए। वीडियो रिकॉर्डिंग, बैंक लेन देन, गवाहों के बयान, जब्त दस्तावेज, सब कुछ इतना मजबूत था कि बच निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। गांव में भी माहौल बदल चुका था। जिन किसानों की आवाज वर्षों तक दबाई गई थी, अब वे खुलकर सामने आने लगे थे। कई लोगों ने अदालत में गवाही दी जिन्होंने कभी डर के कारण शिकायत तक नहीं की थी। वे अब सच्चाई बताने लगे। कुछ महीनों बाद जब अदालत ने मुख्य आरोपियों को सजा सुनाई तो पूरे जिले में चर्चा का विषय सही था। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब मीरा कई महीनों बाद अपने गांव सूरजपुर पहुंची। वह खेत, वही रास्ते, वही चौपाल। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। बुजुर्ग किसान जिनसे वह जांच के दौरान मिली थी, उनकी आंखों में गर्व था। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। शाम को वह अपने पुराने घर पहुंची। घर के अंदर दीवार पर पिता रामवीर राठौर की तस्वीर लगी हुई थी। कुछ देर तक वह तस्वीर को देखती रही। उसके मन में बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें घूमने लगी। वह दिन जब पिता ड्यूटी पर जाते थे, वह रात जब उसके मन में शहीद होने की खबर आई थी, वह समय जब माँ ने संघर्ष करके उसे पढ़ाया था, वह लालटेन जिसके नीचे बैठकर उसने पढ़ाई की थी, और फिर यह पूरा सफर। उसकी आंखें नम हो गई। उसने तस्वीर के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, पिताजी, आपने कहा था कि सम्मान चरित्र से मिलता है। आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ आपकी सीख की वजह से। आपकी वर्दी हार नहीं सकती थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वर्षों पहले कई कही गई बातों की गूंज आज भी वहीं मौजूद हो। बाहर पाँव में ढलता सूरज खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। जिन किसानों की सब्जियां कभी नाकों पर सड़ जाती थी, जिनका दूध खराब हो जाता था, जिनकी मेहनत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, वे अब बिना डरे अपने माल को मंडी तक पहुंचा रहे हैं। और शायद यही इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि आखिरकार जीत सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की नहीं हुई थी। जीत उन सभी ईमानदार लोगों की हुई थी जिन्होंने डर के बावजूद सच का साथ दिया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।